हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका 248 नॉट आउट में। सबसे पहले मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इंडिपेंडेंस डे की। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो अब आज हम बात करेंगे जो कल सीरीज समाप्त हुई है, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया की T20 सीरीज। और जैसा कि मैं कहूंगा कि इस सीरीज में भारत को जो है, जो चाहिए था, जो वो 2024 के वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनको काफी नेगेटिव ही रहे होंगे। जैसा कि इस सीरीज में काफी आपने देखा होगा टीवी पर, इस सीरीज में ये दिखाया जा रहा है कि सब जवाब मिलेंगे। पर मुझे लगता है कि जवाब मिलना तो दूर की बात, नए सवाल खड़े हो गए हैं। अब नए सवाल का जवाब कैसे ढूंढेंगे या कैसे नहीं ढूंढेंगे, ये तो मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का कोई प्लान या कोई विजन नहीं दिख रहा है। और अगर आप देखेंगे कि उन्हें यही नहीं पता कि हमें क्या अप्रोच लेकर चलना है, क्या हमें प्लेयर खिलाने हैं, कौन ओपन करेगा, कौन वन डाउन आएगा। वी डोंट हैव अ सेटल्ड टीम इन एनी ऑफ द फॉर्मेट, इन स्पेशली इन द व्हाइट बॉल क्रिकेट, नीदर इन T20 नॉर इन ODIs। पर आज हम बात करेंगे T20 सीरीज की। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट। वेस्ट इंडीज ने ये सीरीज 3-2 से जीत ली है। और आप भी कहेंगे कि अगर 3-2 से जीती है तो यानी कि ये काफी टफ फाइट दी होगी इंडिया ने। डेफिनेटली कि इंडिया ने शुरू के दो T20 हारे, उसके बाद अगले दो जीतकर अच्छी बेहतरीन वापसी भी की थी। और फिर जो लास्ट T20 आई था, उसमें भारत कहीं भी कंपटीशन में नहीं था। और ये अभी एक ICC नॉकआउट्स के बाद अब ये भी एक प्रॉब्लम बनती जा रही है कि भारत जो है सीरीज डिसाइडर्स में भी हारने लग गया है। तो अगर बात करें पहला जो T20 आई था, उसको वेस्ट इंडीज ने केवल 4 रनों से जीता। दूसरा T20 आई, वेस्ट इंडीज ने 2 विकेट से जीता। फिर उसके बाद भारत जब तीसरे T20 आई से, जो कि एक मैं कहूंगा कि डू और डाई मैच था, वहां पर भारत ने एक बेहतरीन वापसी करी। उस मैच को भारत ने 7 विकेट से जीता। फिर अगला मैच भारत ने 8 विकेट से 9 विकेट से जीता। और जब फाइनल जो मैच था, जो कि लॉर्डरहिल USA में खेला जा रहा था, फ्लोरिडा के अंदर, उस मैच के अंदर वेस्ट इंडीज ने भारत को 8 विकेट से धो डाला। तो ये थे जो 5 मैच की एक समरी थी। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको ये बताता हूँ कि इस सीरीज के अंदर क्या पॉजिटिव्स रहे भारत के। तो सबसे बड़ा जो पॉजिटिव रहा, वो रहा तिलक वर्मा। तिलक वर्मा इस सीरीज की फाइंड रहे। और आप ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ना केवल वो T20 इसके लिए फाइंड रहे, बल्कि अब उनका नाम काफी सारे एक्स क्रिकेटर्स जैसे कि हरभजन सिंह, गौतम गंभीर और आकाश चोपड़ा, या और भी कई एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, अपने अपने चैनल्स पर या जिस भी न्यूज चैनल के ऊपर वो बैठते हैं, वहां पर वो बैक कर रहे हैं कि अब ये बंदा जो है ODIs में भी आना चाहिए। और एशिया कप में सीरीज, एशिया कप की जो टूर्नामेंट है, उसके अंदर उनका होना बहुत जरूरी है। तो इस सीरीज में सबसे बड़ा पॉजिटिव वही रहा। 173 रन उन्होंने बनाए 5 इनिंग्स के अंदर। 140 की स्ट्राइक रेट रही। और थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि हार्दिक पांड्या ने स्ट्राइक नहीं दी, नहीं तो वो 250 इस सीरीज के अंदर कंप्लीट कर पाते। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। दूसरा जो पॉजिटिव है वो है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल जो है, उन्होंने काफी अच्छा मैं कहूंगा कि स्कोर किया। केवल 3 ही मैच वो खेल पाए, जो 2 मैच शुरू की ईशान किशन ने खेले थे, उसमें उन्होंने 3 मैचेस में 90 रन बनाए और स्ट्राइक रेट उनका 158 का रहा। तो ऐसा ही कुछ भारतीय क्रिकेट टीम देख रही है, जो ऐसे कुछ ओपनर या टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो कि कंसिस्टेंटली 150 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल पाए। और वो वैसा भारत को अभी नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जायसवाल ने एक उम्मीद जगाई है। देखते हैं आगे जाके क्या करते हैं जायसवाल, क्योंकि वेस्ट इंडीज अभी उतनी टॉप रैंक टीम्स के अंदर नहीं आती है कि जिसके आगे आप अपना मेडल टेस्ट कर पाए या अपने टैलेंट को दिखा पाए या आप वर्ल्ड क्रिकेट में छाप छोड़ पाए। जब आप टफ टीम्स के अगेंस्ट टफ कंडीशंस में अवे ऑफ द होम खेलेंगे, तब आपका ज्यादा पता चलेगा कि आप कैसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्योंकि टैलेंट तो भारत के पास बहुत है, बट जो कमी है वो है टेम्परामेंट की। और वही देखना है कि क्या जायसवाल में वो टेम्परामेंट है या नहीं। और तीसरा जो पॉजिटिव है वो मैं कहूंगा कुलदीप यादव। बेहतरीन मैं कहूंगा कमबैक किया है इन्होंने। पिछले कुछ समय से एक रेगुलर स्पिनर इंडियन टीम के अंदर फीचर हो रहे हैं वो। और 4 मैचेस वो खेले थे, 6 विकेटें ली हैं उन्होंने। और इकॉनमी रेट, वेस्ट इंडीज जैसी टीम के साथ इकॉनमी रेट केवल 5.75, अंडर 6 एक स्पिनर के लिए होना, मैं कहूंगा बेहतरीन इनकी ये सीरीज गई है। और अगर भारत ये सीरीज जीतता, तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव एक बड़ा फैक्टर होते। कुलदीप यादव या तिलक वर्मा में से ही कोई ना कोई एक बंदा मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी जीतता। और जो चौथा और एक ऐसा पॉजिटिव जो शायद और कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि तिलक वर्मा बॉलिंग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कितनी बार कहा है कि भारत के जो टॉप 5 हैं, या जो टॉप जो जो लोअर 4 हैं, अगर आप टॉप 5 की बात करें तो उन 5 बल्लेबाजों से किसी को भी बॉलिंग नहीं आती एनी ऑफ द फॉर्मेट। अगर आप एक रेगुलर टीम देखेंगे तो उसमें हमारे रोहित शर्मा होते हैं, शुभमन गिल होते हैं, विराट कोहली होते हैं, फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं,
और नंबर 5 के ऊपर कभी संजू सैमसन खेल रहे हैं, तो कभी ईशान किशन खेल रहे हैं, तो कभी श्रेयस अय्यर खेल रहे हैं, तो कभी केएल राहुल खेल रहे हैं। तो इन 5 में से कोई भी बंदा गेंदबाजी नहीं करता। सिमिलरली अगर आप बॉटम 4 देखेंगे, तो जैसे युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराजिया, कोई भी और बॉलर उठा के देख लीजिए, इनमें से किसी को भी बल्लेबाजी नहीं आती, तो जिस वजह से टीम का बैलेंस बहुत खराब रहता है। और राहुल द्रविड़ ने एक्सेप्ट भी किया है अभी सीरीज के बाद में कि उनको ये चीज देखनी होगी कि उनकी जो बैटिंग डेप्थ है नंबर 6 या 7 के बाद बिल्कुल खराब हो जाती है या बिल्कुल ढह जाती है। और इसी वजह से हमें अक्षर पटेल जैसे एक एवरेज प्लेयर को खिलाना पड़ता है कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, पर हमें वहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपनी बॉलिंग से। और यही पॉइंट राहुल द्रविड़ ने रेस भी किया इस बार। मेरे को अच्छा लगा कि उन्होंने करीब करीब 2 साल लग गए पॉइंट रेस करने में, कि हमारे पास एक ऐसे बॉलर, हमारे जो बॉलर्स हैं वो बैटिंग नहीं कर पाते, ये तो हमको पता ही है, लेकिन हम किसी ऐसे प्लेयर को नहीं लेना चाहते कि उसकी बल्लेबाजी जो ठीक ठीक हो और उससे हमें अपनी बॉलिंग में कंपेरिज कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ये एक अच्छा पॉइंट उन्होंने रेज किया। तो ये एक पॉजिटिव है कि तिलक वर्मा बॉलिंग भी करते हैं, और शायद अब ऐसी भी न्यूज आ रही है कि यशस्वी जायसवाल से भी बॉलिंग कराने की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, जो कि आगे जाके भारत के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अब बात करते हैं डिसअपॉइंटमेंट्स की, कि इस सीरीज के अंदर क्या डिसअपॉइंटमेंट्स रही भारत के लिए, जो कि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि वेस्ट इंडीज जैसी टीम के साथ आप 3-2 का रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो भी हारना। मैं तो कहूंगा कि 3-2 इंडिया जीतती तो भी वो एक खराब रिजल्ट होता, पर अगर इंडिया हारी गई है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया कितना खराब खेली। तो पहली डिसअपॉइंटमेंट है शुभमन गिल। मैंने अपने कई वीडियो में पहले भी कहा है कि शुभमन गिल एक T20I के लेवल के बल्लेबाज नहीं है, और वेस्ट इंडीज के साथ भी अगर एक मैच छोड़ दिया जाए तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया पूरी सीरीज के अंदर। वो स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है और फिर वो अपनी विकेट खो देते हैं। हार्दिक पांड्या द कैप्टन। हार्दिक पांड्या देखिए, वैसे एज एन ऑलराउंडर भी उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत खास नहीं रही इस पूरी सीरीज के अंदर, लेकिन एज ए कैप्टन मैं उनसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। पहली बात तो ये कि उन्हें कैप्टन बनाने का लॉजिक क्या है। वो बंदा जो ना कि 100% फिट रहता है, ना आपको ये पता होता है कि क्या वो कंटिन्यूअस 20-25 मैच खेल पाएगा भारत के लिए या नहीं। और तीसरी चीज ये, क्या आईपीएल में एक ट्रॉफी जीतना आपको डायरेक्ट इंडियन टीम की कप्तानी दिला सकता है? क्या आईपीएल इतने लेवल का कंपटीशन हो गया है? क्या हम एक छोटे से लीग क्रिकेट को, लीग टूर्नामेंट को, क्या हम इतना बड़ा एक मेजरमेंट मान सकते हैं कि वो आपको इंडियन टीम की कप्तानी दिलाए? रोहित शर्मा ने 5 ट्रॉफीज जीती हैं आईपीएल के अंदर, लेकिन हम सब उनका स्ट्रगल देख रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट में किस लेवल पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपने हार्दिक पांड्या को भी बहुत जल्दी, मैं कहूंगा कि बहुत जल्दी वो कप्तानी दे दी, आपने अभी तक उनको देखा नहीं। 2 ही टूर्नामेंट वो खेले हैं, उस टूर्नामेंट में कभी इम्पैक्ट रूल आ रहा है, कभी कोई बसूड़ी आ रही है, कभी कोई बसूड़ी आ रही है। नेहरा उनके साथ हमेशा खड़े हुए हैं, वो उनको बता रहे हैं बाहर से देख के। राहुल द्रविड़ उतने प्रोएक्टिव कोच नहीं है, जिससे कि जो सपोर्ट पांड्या को नेहरा से मिल रहा था वो यहाँ पे द्रविड़ से नहीं मिल रहा, और पांड्या इस वजह से बिल्कुल क्लूलेस दिखते हैं जैसे ही वेस्टइंडीज अटैक करती है। प्लस उनकी कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी, मैं कहूंगा, अनवारंटेड होती हैं, जो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होती। जैसे कि निकोलस पूरन को उन्होंने 4th T20I के बाद टारगेट किया, उनको कुछ स्टेटमेंट्स दिए कि वो मारना चाहते हैं तो मारे मेरे को, और फिर अगले ही मैच में उन्होंने उनकी 2 बॉलों को लगातार कुछ छक्के भी मार के दिखाए। ऐसे ही 2021 में एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया जो है 3 टीमें बना सकता है, 3 टीमें बना के टूर्नामेंट भी जीत सकता है। भाई आप भूल गए क्या? पिछले 10 साल से हम कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीते हैं। आप एक टीम तो अच्छी बना लो, 3 टीमें तो बहुत दूर की बात है। अब तीसरी जो डिसअपॉइंटमेंट, अक्षर पटेल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि भारतीय टीम ना धीरे धीरे ऑर्डिनरी प्लेयर्स की टीम बनती जा रही है, या फिर मैं कहूंगा खुफियों की फौज है ये। इसमें इतने खुफिया लोग भरे हुए हैं, इतने खुफिया लोग भरे हुए हैं कि आपको पता ही नहीं लगता कि इसको खिला क्यों रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, किस बेसिस पे खेल रहा है बंदा। अक्षर पटेल कभी बॉलिंग करते हैं, कभी नहीं करते, कभी एक ओवर करते हैं, कभी एक भी ओवर नहीं करते, कभी बैटिंग पे ऊपर आ जाते हैं तो कभी नीचे आते हैं, ना ऊपर रन बना पाते हैं ना नीचे रन बना पाते हैं। भाई आपका रोल है ऑलराउंडर, और आप एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हो, और अगर आप उसमें हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी टू से यू डोंट डिजर्व अ प्लेस इन इंडियन साइड। तो आपको इस चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। संजू सैमसन, देखिए मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ संजू सैमसन का। बहुत अच्छे शॉट्स वो खेलते हैं, और शायद जो तीसरा ओडीआई था उसमें उन्होंने अच्छी बैटिंग भी की थी, इवन दो केवल 50 बनाई थी। लेकिन उनका बहुत अच्छे शॉट्स हैं, टैलेंट है, बट अगेन तो वो टेम्परामेंट नहीं दिख रहा है T20 में, स्पेशली वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जल्दी विकेट लूज कर देते हैं। एक पॉजिटिव यहाँ पर आप बोल सकते हो कि वो टीम के लिए खेलते हैं, शायद वो वैसा बॉक डाउन क्रिकेट नहीं खेलना चाहते कि वो अपने लिए स्कोर करें और टीम की ऐसी तैसी हो जाए, वो ऐसा नहीं करते। वो अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें स्कोर चाहिए, हमें सिर्फ कोशिश नहीं चाहिए, और इस वजह से मैं इसको एक डिसअपॉइंटमेंट मानता हूँ। और पांचवा और लास्ट डिसअपॉइंटमेंट है अर्शदीप सिंह।
अर्शदीप सिंह जो कि लेफ्ट आर्मर हैं, काफी उम्मीदें हैं उनसे, लेकिन इस सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो रहे हैं, 7 विकेट लिए भारत की ओर से, लेकिन उनका इकॉनमी 9 से ऊपर का रहा है। तो 9 का इकॉनमी होना आप खुद समझ सकते हैं कि एक टॉप क्लास बॉलर यानी आपके फ्रंट लाइन बॉलर के लिए अगर आपका बॉलर 9 रन प्रति ओवर दे रहा है पूरी सीरीज के अंदर, दैट इज नॉट अ गुड फॉर द इंडियन साइड। तो ये थी टोटल और एक सीरीज का रिव्यू। लेकिन अभी इस सीरीज के ऊपर जो वेंकटेश प्रसाद ने इसने स्टेटमेंट दिए हैं वो कुछ जबरदस्त स्टेटमेंट्स हैं, कुछ ट्वीट किए हैं उन्होंने, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि इंडिया नीड्स टू इम्प्रूव देयर स्किल सेट, देयर इज अ हंगर एंड इंटेंट डेफिशिएंसी एंड ऑफन द कैप्टन लुक क्लूलेस, बॉलर्स कांट बैट, बैट्समैन कांट बॉल। ये मैंने आपको कितनी बार कहा है कि हमारे बल्लेबाज ना बॉलिंग कर सकते हैं ना हमारे गेंदबाज बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारी टीम का बैलेंस बिल्कुल गड़बड़ाया हुआ है। और जब से हमारे जो टॉप 3 बल्लेबाज हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और अब शुभमन गिल ये स्ट्रगल करने लग गए हैं, तो वो जो है एक्सपोज होती जा रही है कि हमारी टेल कितनी लंबी है। पहले तो ये तीनों ही स्कोर कर लेते थे, लेकिन अब वो एक्सपोज हो रहा है। इट्स इंपॉर्टेंट टू नॉट लुक फॉर यस मैन एंड बी ब्लाइंडेड बिकॉज समवन इज योर फेवरेट प्लेयर, बट लुक एट द लार्जर गुड। इस साफ कह रहे हैं कि आप केवल यस मैन या के लिए मत देखिए, जो प्लेयर आपको यस सर कर करते हैं उसके लिए मत देखिए, आप लार्जर स्कीम ऑफ पिक्चर्स को देखिए, आप इंडिया के लिए सोचिए, आपको वर्ल्ड कप के लिए सोचिए और आप एक अच्छी टीम बनाइए। इस पर वेंकटेश्वर ने बिल्कुल दो टूक बात कही है। अब अगर मैं उनका अगला ट्वीट देखता हूँ जो कि एक क्वेश्चन का जवाब उन्होंने दिया है। क्वेश्चन था, सर व्हाट्स योर व्यू ऑन इंडियन T20 कैप्टन एंड टीम मैनेजमेंट। तो इस पर वेंकटेश प्रसाद ने कहा है, they are responsible for debacle and need to be accountable. Process and such words are misused now. MS meant it. Guys now just use the word. There is no consistency in selection. Random stuff happening too much. इनका कहने का मतलब है कि ये काफी जो ज्यादा मैं कहूंगा कि जो ये भारत है जो खराब हो रहा है इसके लिए कैप्टन और कोच ही जिम्मेदार हैं। बहुत ज्यादा एक वर्ड यूज किया जा रहा है, हम वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस, वी आर फॉलोइंग द प्रोसेस। MS धोनी ने ये वाला वर्ड यूज करते थे और वो उसको मतलब भी उसका वो मानते थे और वो उसको जानते थे कि उसे कैसे फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदे हैं हार्दिक पांड्या या बाकी लोग, ये सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं बट दे डोंट नो, दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि रैंडम सिलेक्शन हो रहे हैं, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है सिलेक्शन के अंदर। तो ये जो है काफी ज्यादा मतलब कुछ भी इधर उधर से प्लेयर आ रहे हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब यही है। अब एक और क्वेश्चन के जवाब में वेंकटेश प्रसाद ने क्या कहा कि सर दैट वाज 50 ओवर वर्ल्ड कप बट एग्री ऑन द टीम परफॉर्मेंस कमेंट। तो वेंकटेश प्रसाद ने यहाँ पर कहा था, उन्होंने वेस्ट इंडीज को एक बताया था कि T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टीम। तो कई लोगों को लगा कि वो क्वालिफाई वेस्ट इंडीज ने 50 ओवर के लिए नहीं किया, लेकिन वेंकटेश प्रसाद जो है लास्ट ईयर की T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं और वो T20 वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी वेस्ट इंडीज और उस टीम से हम हार गए थे। इट पेन्स टू सी इंडिया परफॉर्म पुअरली and brush it under the carpet, under the garb of process. That hunger fire is missing, and we live in an illusion. उनको काफी दुख हो रहा है being an India ex India player कि इंडिया कितना पुअरली कितना परफॉर्म कर रही है और फिर वो उसी गंदी परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस प्रोसेस के कूड़े के नाम पर वो कारपेट के अंदर डाल देते हैं। और जिस वजह से ना वो नाम को एक वो भूख दिखाई देती है ना वो आग दिखाई देती है जो एक इंडिया प्लेयर के अंदर होनी। बेसिकली मैं ये कहूंगा कि वेंकटेश प्रसाद ने जो है साफ साफ दो टूक शब्दों में भारतीय टीम को चैलेंज कर दिया है कि इनकी बस की कुछ नहीं है। और जैसा कि मेरे एक वीडियो में मैंने कहा भी है कि भारत अभी आने वाले कुछ सालों में तो कोई भी ICC ट्रॉफी जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ये 2023 का वर्ल्ड कप तो मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ कि इंडिया नहीं जीत रहा है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 48 नॉट आउट।